नए YouTube चैनल टेम स्टडी में आपका स्वागत है। यह चैनल हमने उन सभी स्टूडेंट्स तक एजुकेशन फ्रीली और इजीली पहुंचाने के लिए बनाया है जो घर बैठे अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं हम इस वीडियो में बताएंगे। चारों वस्तुओं को एक एक करके समझाया जाएगा और एट द एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी और उसके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। देखते हैं किसके सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं। सो टाइप ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं के प्रकार। हमारी वस्तुएं चार प्रकार की होती हैं: अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं यानी फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनके इस्तेमाल के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। तो इसी को हम एक एक करके आगे जानेंगे। सबसे पहले आती है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं इसके नाम से ही पता चल रहा है, अंतिम वस्तुएं यानी जो अपने अंत पर पहुंच चुकी हैं, यानी हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं और अब इसका कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं होना है, यानी वो अंतिम वस्तुएं हैं और अब आप इसको लो और इस्तेमाल करो। तो इसका अर्थ है ये वो वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं और अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार है। उत्पादन की सीमा रेखा ये कोई बॉर्डर नहीं है किसी देश का। उत्पादन की सीमा रेखा से मतलब है कि अब इसका उत्पादन और आगे नहीं होना है, ये अपने उत्पादन पूरा कर चुकी हैं और अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अंतिम उपयोगकर्ता है क्या, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि वस्तुएं कौन सी है। उसके बाद इसमें हमें देखते हैं कि इसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। मूल्य वृद्धि यानी इसमें किसी प्रकार का मूल्य और नहीं बढ़ेगा, यानी हम अगर 20 रुपए का कोई सामान लेके आते हैं उसको 30 में बेचते हैं तो 10 का हमें मूल्य वृद्धि हो रही है, यानी 10 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हम 20 का लाते हैं और 20 का उसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि की कोई संभावना नहीं होती। इसके अलावा है तैयार माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, इन वस्तुओं को हम तैयार माल की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई आगे फेरबदल नहीं होती है, हमें बस तैयार मिलते हैं और हम इसका इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा पुनः बिक्री नहीं होती। बिल्कुल, हम ऐसा नहीं करते हैं कि ये वस्तु लेके आते हैं और उसको हम किसी और को बेच देते हैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं हम। तो ये होती है अंतिम वस्तुएं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आ गया है कि सभी वस्तुओं में से सिर्फ अंतिम वस्तुएं वे होती हैं जिनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना यानी सभी वस्तुओं के मूल्यों को हम राष्ट्रीय आय निकालने के लिए शामिल करते हैं। तो इसमें सिर्फ अंतिम वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जिनके हम मूल्य ऐड करके नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय जीडीपी निकालते हैं, जिससे हम हर देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं। तो वो वस्तुएं ही अंतिम वस्तुएं होती हैं, इसलिए इन वस्तुओं को अच्छे से जान लेना जरूरी है। अब आता है इसका उदाहरण। तो एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए मैं या आप कोई बिस्किट का पैकेट लेके आए हैं और वो बिस्किट का पैकेट आप बेचने के लिए नहीं, खाने के लिए लेके आए हैं, तो वो आपकी अंतिम वस्तु है। जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि ये अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अंतिम उपयोगकर्ता होता कौन है। अंतिम उपयोगकर्ता दो प्रकार के होते हैं, अंतिम उपभोक्ता और अंतिम उत्पादक, और उन्हीं आधार पर वस्तुओं को बांटा जाता है, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं? अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती हैं, जिसका उपभोक्ता अंतिम प्रयोगकर्ता होता है। ये उपभोक्ता थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो सिंपल लैंग्वेज में जो कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, वो इनका इस्तेमाल करता है, दैट्स इट। वही अंतिम उत्पादक वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग करने वाला होता है वो उत्पादक होता है, यानी जो वस्तु का निर्माण करता है।
इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मक्खन और ब्रेड है, हम जैसे जो उपभोक्ता है जो चीजें खरीद के इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा जब कोई वस्तु मक्खन या ब्रेड हम खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो है अंतिम उपभोक्ता वस्तु। और वैसे ही अगर कोई किसान ट्रैक्टर खरीदता है और अपनी खेती करने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी उसकी अंतिम वस्तु है और ये कहलाती है अंतिम उत्पादक वस्तु। ठीक है, अगर हम इसी ट्रैक्टर को खरीदते हैं अपने घर में ऐसे चलाने के लिए तो ये होगी अंतिम उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि जब एक उपभोक्ता या कंज्यूमर किसी वस्तु को खरीदता है खुद कंज्यूम करने के लिए, जिससे ना कोई प्रोडक्टिविटी हो रही है ना कोई उत्पादन हो रहा है, तो वो होती है अंतिम उपभोक्ता वस्तु। हमारे जैसे उपभोक्ता जो सिर्फ यूज करते हैं, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। वही अंतिम उत्पादक वस्तु वो होती है जो हम किसी चीज को खरीदते हैं और उससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है, उत्पादक उसको खरीदता है मेनली। तो ये उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, समझ में आ गया? वही अगला आता है उपभोग व्यय। तो इसी से उपभोग व्यय और निवेश में बनता है। जब उपभोक्ता किसी अंतिम वस्तु पर, अंतिम उपभोक्ता वस्तु पर व्यय करता है तो वो उसका उपभोग व्यय है। यानी परिवार द्वारा जब वस्तु पर, किसी प्रकार की वस्तु पर व्यय किया जाता है तो वो उपभोग व्यय है। और जब उत्पादक या प्रोड्यूसर द्वारा किसी अंतिम वस्तु पर व्यय किया जाता है तो वो उसका निवेश व्यय कहलाता है। अब ये निवेश व्यय क्यों कहलाता है? क्योंकि वह अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें उसका निवेश कर रहा है, उसको वेस्ट नहीं जाने दे रहा है। जो उसको थोड़ा सा बचते हैं पैसे वो उनको ऐसी वस्तुओं खरीदने में इस्तेमाल कर रहा है जो आगे उसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ाएगा, उसके पूंजी को बढ़ाने में और मदद करेगा। तो ये होती हैं दोनों वस्तुएं, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और अंतिम उत्पादक वस्तुएं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब आते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं यानी इंटरमीडिएट गुड्स। मध्यवर्ती वस्तुओं के नाम से पता चल रहा है कि यह उत्पादन के मध्य में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं, यानी जो मध्य में इस्तेमाल होती है किसी वस्तु को बनाने में। इसका अर्थ है जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है तथा मूल्य वृद्धि की जानी है। यानी अभी उत्पादन हो रहा है और सीमा रेखा से तात्पर्य है कि सीमा रेखा के बाद उत्पादन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी उसका वस्तु का उत्पादन हो रहा है, उसको और बढ़ाया जाएगा, उसका नया रूप लाया जाएगा और मूल्य वृद्धि की जानी है। यानी अगर कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है और उसके लिए लकड़ी खरीदी गई है, लकड़ी खरीदी है, मान लीजिए 3000 रुपए की लकड़ी खरीदी है और उस लकड़ी से कुर्सी बनने तक उसके मूल्य में और अधिक वृद्धि होनी है, तो यानी वो मध्यवर्ती वस्तु है। अब इससे ही हम अलग पॉइंट से हम इसको अच्छे से समझेंगे कि कच्चे माल की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल होता है रॉ मटेरियल जो कि किसी वस्तु को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने एक कुर्सी का एग्जांपल लिया था, तो कुर्सी को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होगा, तो वो कुर्सी का कच्चा माल है। तो इस मध्यवर्ती वस्तुओं को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वही अगला पॉइंट है कि लाभ प्राप्ति के लिए इसकी पुनः बिक्री भी की जाती है। तो ये नहीं है कि हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और लकड़ी है सिर्फ वही है मध्यवर्ती वस्तुएं। इसके अलावा कोई तैयार वस्तु जो हमें तैयार दिखती है, जैसे कोई गाड़ी है वो हमें एकदम तैयार वस्तु दिख रही है, यानी अंतिम वस्तु भी कह सकते हैं उसे। बट अगर उस वस्तु को हम ऐसी जगह लेके आए हैं, हम कोई विक्रेता है जो उसको दोबारा बेचने वाले हैं, तो वो हो मध्यवर्ती वस्तु होगी, ना कि अंतिम वस्तु, अगर उसकी पुनः बिक्री होती है तो। अगला पॉइंट है अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं होती। बिल्कुल, अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा ये इस्तेमाल नहीं होती है क्योंकि अंतिम प्रयोगकर्ता उसको खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो या तो बेचने के लिए होती हैं या उसको उत्पादन और आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला है राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब मन में क्वेश्चन होगा कि दोहरी गणना की समस्या क्या है, उसको मैं आगे आपको समझाऊंगी अच्छे से। इसका उदाहरण लेते हैं जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि कुर्सी बना के बेचने के लिए जो हम लकड़ी खरीदेंगे वो होगी उसकी मध्यवर्ती वस्तु जो कि कुर्सी बनाने के लिए हमने इस्तेमाल की है। और वही अगर हम
बनी बनाई कुर्सी भी आगे बेचने के लिए खरीदते हैं तो वो भी मध्यवर्ती वस्तु ही होगी, क्योंकि हम उसकी पुनः बिक्री कर रहे हैं। सो गाइस प्लीज, सबसे पहली बात तो ये मेरा नया चैनल है और इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, और इसको पहली वीडियो है मेरी तो इसको प्लीज लाइक जरूर कर देना और शेयर कर दो। तब आगे बढ़ते हैं हम। तो मुझे अभी उम्मीद है कि आपको अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में तो किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैंने दोनों को कंपैरिजन करने के लिए एक स्लाइड बनाई है, और इसमें हम दोनों को आमने सामने देख के अच्छे से डाउट क्लियर कर लेंगे। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है, अंतिम वस्तुएं अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती हैं, वही मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा तैयार नहीं होती हैं। ठीक है, और उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुके हैं, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि इनका उत्पादन कंप्लीट हो चुका है, अब ये तैयार है। वही मध्यवर्ती वस्तुएं अभी उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है, यानी इनका और अधिक उत्पादन किया जाना है। वही इसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है अंतिम वस्तुओं में, यानी जो इनका मूल्य होता है वही फिक्स प्राइस होता है। और जहां अंतिम वस्तुओं में मूल्य वृद्धि नहीं होती है, वहीं मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जानी होती है, क्योंकि यही वो वस्तुएं होती हैं जिनका अभी आगे प्राइस और बढ़ेगा, जैसे मैं पीछे बता चुकी हूँ। उसके बाद आता है अगला बिंदु कि तैयार माल की तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया था कि ये एकदम तैयार होती हैं और इनको हमें लेना होता है और यूज करना होता है, जैसे बिस्किट का पैकेट हुआ, खोलो और खा लो, ब्रेड हुई जो हम घर में यूज करते हैं, लिया और इस्तेमाल कर लिया। वहीं उपभोक्ता वस्तु, उसमें उपभोक्ता में भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है और उत्पादक भी ऐसे ही करता है। ट्रैक्टर लिया और अपने उत्पादन के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो ये तुरंत इस्तेमाल होती हैं। वहीं मध्यवर्ती में ये ली जाती हैं और इनका कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने कुर्सी का एग्जाम्पल दिया था। अब आता है पुनः बिक्री का सवाल। तो अंतिम वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं होती है। जैसा कि हमने देखा है कि हम कोई वस्तु लेके आते हैं और उसको दोबारा बेच देते हैं, तो वो अंतिम वस्तु नहीं होगी, वो आएगी मध्यवर्ती वस्तु की श्रेणी में, क्योंकि हम अपना लाभ प्राप्त करने के लिए उसके दोबारा से बेच रहे हैं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जिनकी पुनः बिक्री की जाती है। फिर आता है सबसे अहम बिंदु, जो कि मैंने पहले बताया था कि राष्ट्रीय आय की गणना में किन्हें शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, इन्हें मध्यवर्ती वस्तुओं को इनमें शामिल नहीं किया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि सिर्फ अंतिम वस्तुओं को ही क्यों कर रहे हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसके पीछे अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर अंतिम वस्तुओं की जगह किन्हीं और वस्तुओं को भी शामिल किया गया तो इसमें दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। अब मान लीजिए हमने 500 रुपए का कपड़ा खरीदा। वैसे तो हम कुछ भी चीज बनाते तो उसमें बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाख में और कई हजार में चीजें खरीदते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसलिए छोटी इकाई से मैं इसकी शुरुआत कर रही हूँ। मान लीजिए हमने 500 रुपए का कपड़ा खरीदा और उसकी हम कुर्ती बनाकर बेचेंगे। तो 500 रुपए का कपड़ा खरीदा, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ मध्य अंतिम वस्तु को ही क्यों शामिल करें, हम तो सारी वस्तु को शामिल करेंगे। तो हमने ये एक मध्यवर्ती वस्तु है जो कि कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेते हैं। तो 500 रुपए ऐड कर लिए। अब इसको लिखते जाइए और कैलकुलेट करके देखना है हमें। तो 500 रुपए के कपड़े हमने इसमें शामिल किए। उसके बाद हमने इनकी बनाई कुर्तियां। तो मान लीजिए कि हमने टोटल में एग्रीगेट रूप में 1000 रुपए की कुर्तियां बेची, तो उसको भी नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। वैसे तो है अब भी ये मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि हम इसको थोक में बेच रहे हैं, तो ये हम इसको ऐड कर लेते हैं उसमें। उसके बाद जो थोक व्यापारी है वो लोकल व्यापारियों को बेच रहे हैं 1200 में, तो वो भी अपना थोड़ा प्रॉफिट लेता है, कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो खर्चा होगा वो उसको उसमें ऐड करता है, तो 1200 रुपए का वो बेचता है। लेकिन अब भी ये मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि जो विक्रेता है जो उससे खरीद रहा है वो उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, वो भी लोकल क्रेताओं तक उसको पहुंचाता है, और जब वो उसको पहुंचाता है तो वो उसको 1500 रुपए में बेचता है। अब जैसा कि हमने देखा था कि हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं को ही शामिल नहीं करेंगे, हम अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुओं और सबको शामिल करेंगे। तो इस आधार पर हम यह देखते हैं कि हमें सबके मूल्य को नेशनल इनकम में जोड़ना पड़ेगा।
तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने हो गए? 500 प्लस 1000 प्लस 1200 प्लस 1500, कुल मिलाकर 4200 हमने नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय में जोड़े। अब ऐसा करने से हमें क्या मिला? हमने ये देखा कि जो अंत में 1500 रुपए में हमने चीज ली है वो 4200 हो गई है। 4200 कैसे उसमें जुड़ गए जबकि चीज 1500 की है? वो इसलिए क्योंकि जो 1500 रुपए थे उसी में लकड़ी का प्राइस भी ऐड है, उसमें उनकी मेहनत का प्राइस भी ऐड है, उसमें उनके ट्रांसपोर्ट का प्राइस भी ऐड है, और सब टोटल मिलाकर 1500 हुए हैं। और अगर हम अंतिम वस्तु के 1500 ऐड ना करके सबको टोटल मिलाकर ऐड कर रहे हैं तो हमारे 4200 हो रहे हैं। तो इससे एक ही गणना जो 1500 में ही 500 भी निहित है और सारे उसी में है, उसको हम बार बार रिपीट करके सबको ऐड कर रहे हैं, कभी 1500, कभी 1200, तो कभी 1000, सबको मिलाकर 4200। तो ये है दोहरी गणना की समस्या। समझ में आ गया? क्योंकि 1500 में ही सारे हैं, ना कि हमें एक एक करके दोबारा लकड़ी का और दोबारा उनकी मेहनत का सारा दोबारा ऐड करना है। इससे दोहरी गणना की समस्या होती है और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। इसलिए नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की गणना के समय हमेशा अंतिम वस्तुओं का प्राइस ही शामिल किया जाता है, क्योंकि वो प्राइस सब मिलाकर के होता है। ओके, अब जो मैंने नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक ही वस्तु अंतिम वस्तु व मध्यवर्ती हो सकती है क्या? तो ये तो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ और अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हाँ बिल्कुल हो सकती है एक ही वस्तु अंतिम व मध्यवर्ती। तो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हुए कि हम एक आटा खरीदते हैं, एक कट्टा या कुछ भी एक आटे का पैकेट खरीदते हैं, उसको घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल हमारे लिए एक अंतिम वस्तु होगी। और जैसे उत्पादन करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर में ही हम कुकीज बनाकर बेचते हैं, तो वो हमारे लिए अंतिम वस्तु ना होकर मध्यवर्ती वस्तु होगी। और उत्पादन में भी जब उसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने के लिए या कुछ आटे से कुछ भी स्नैक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मध्यवर्ती वस्तु होगी, ना कि अंतिम वस्तु। तो बिल्कुल एक ही वस्तु दोनों हो सकती है, तो हमें उसका अंतिम उपयोग निर्धारित करके देखना है कि वो यूज किस लिए हो रही है। तो अब आती है हमारी उपभोक्ता वस्तुएं यानी कंज्यूमर गुड्स। उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन होता है? सोचो, उपभोक्ता हम हैं। उपभोक्ता हर वो होता है जो वस्तुओं का या सेवाओं का उपभोग करता है, उनको कंज्यूम करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। और जो भी उपभोक्ता जिन वस्तुओं को अपनी संतुष्टि के लिए इस्तेमाल करता है वो होती है उपभोक्ता वस्तुएं। तो जैसा कि इसमें इस अर्थ में दे रखा है कि ये मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करते हैं तथा इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। और अब आप इससे कंफ्यूज मत होना कि उपभोक्ता वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं और ये मध्यवर्ती वस्तुएं ये सब अलग अलग कैटेगरी की हैं या फिर क्या कनेक्शन है इनका। तो सोचने वाली बात ये है कि उपभोक्ता वस्तुएं उन दोनों वस्तुओं की एक अलग ही कैटेगरी है और उपभोक्ता वस्तुएं एक टाइप की अंतिम वस्तुएं ही होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अजीब है, ये भी पहले बोल रही है कि उपभोक्ता वस्तुएं उनसे अलग है और फिर बोल रही है कि उसकी ही मतलब अंतिम वस्तुएं ही उपभोक्ता वस्तुएं हैं। बट थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए तो ये देखा जा सकता है कि इसके अर्थ में ही दिया हुआ है कि इनका उत्पादन आगे नहीं हो रहा है, तो यानी हम अब इनको फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं। तो फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये फाइनल गुड्स हुई, यानी ये अंतिम वस्तुएं हुई। सो उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम वस्तुएं ही होती हैं जो हम अंततः यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि इसमें दिख रहा है डायग्राम में, उपभोक्ता वस्तुएं 4 प्रकार की हैं: टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं और सेवाएं। अब मैं एक एक करके आपको सारे बताती हूँ। तो सबसे पहले है टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ, जो कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि टिकाऊ का मतलब है जो टिकी रहे लंबे टाइम तक। तो जब लंबे टाइम तक टिकी रहेंगे तो ऑब्वियसली ये महंगी आने वाली है क्योंकि हम लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। सो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जैसे गाड़ी, कार, बाइक या वॉशिंग मशीन
या टीवी या फिर हो गया कुछ ऐसी चीज जो कि लंबे टाइम तक चलने वाली है। और इनकी दो विशेषताएं जो कि मैंने अभी बताई दी है कि ये लंबे टाइम तक चलने वाली होती है, कई सालों तक, और इनका प्राइस भी महंगा होता है। तो ये होती है टिकाऊ वस्तुएं। उसके बाद आती है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, यानी आधी टिकी हुई वस्तुएं, यानी जो टिकी तो रहेंगी लेकिन लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाली है। अब आप ही सोचिए ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो कि महंगी आएंगी और लंबे टाइम तक ज्यादा टिकेंगी नहीं। यानी अगर वो लंबे टाइम तक नहीं टिकेंगी तो महंगी तो होंगी लेकिन उतनी महंगी नहीं होंगी जितनी टिकाऊ वस्तुएं। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो कि महंगी होंगी लेकिन लंबे ज्यादा 1-2 साल से ज्यादा नहीं टिकेंगी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कपड़े, फर्नीचर या कोई चादर वदर जो हम खरीदते हैं कि 1-2 साल तक टिक जाएंगी बट उससे ज्यादा नहीं। तो ये होती है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं जो कि उपभोक्ता के इस्तेमाल के लिए होती हैं। अब आती हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं, यानी वे वस्तुएं जो ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली हैं। ज्यादा समय की क्या बात है, ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल की होती हैं। अब एक बार इस्तेमाल की होंगी तो उनका प्राइस भी ऑब्वियसली कम ही होगा। तो ये अर्ध टिकाऊ और टिकाऊ वस्तुओं से काफी सस्ती होती हैं। अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं। गैर टिकाऊ वस्तुओं का उदाहरण है जैसे हम सुबह सुबह ब्रेड लेके आते हैं और वो ब्रेड हम एक बार में खा के खत्म कर देते हैं। तो ये होती है जो टिकने वाली नहीं है, एक बार यूज किया और खत्म। अब उस ब्रेड को हम दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं ऑब्वियसली। सो ये होती हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं और ये खर्च में कम होती हैं और ये एक बार इस्तेमाल की होती हैं। तो उपभोक्ता वस्तुओं में हमने अभी तक पढ़ी हैं टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं और जो सभी वस्तुएं थी भौतिक वस्तुएं। अब चौथे नंबर पर आती है गैर भौतिक वस्तुएं। इनको भी हम वस्तुओं की कैटेगरी में ही लेते हैं लेकिन ये गैर भौतिक है। गैर भौतिक यानी जिनको हम छू कर टच करके देख नहीं सकते। ये वो सेवाएं हैं जो उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए लेता है। तो ये तो हम देखते ही हैं कि हम भी उपभोक्ता ही हैं और हमें पता है कि हम कौन कौन सी सेवाएं लेते हैं। तो कौन सी सेवाएं ऐसी हैं जो हम अपने सामान्य जीवन में प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। तो उन सेवाओं में आते हैं कि अगर हम बीमार हो जाते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर की सेवा, टीचर या फिर घरेलू नौकर, तो इन सब की हम सेवाएं लेते हैं। तो ये सब आती है सेवाओं में जो उपभोक्ता इस्तेमाल करता है। तो सिंपल सी है, ये सभी उपभोक्ता वस्तुएं हैं जो कि एक टाइप से अंतिम वस्तुएं ही हैं और एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के लिए इनको प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करता है। दैट्स इट। ओके, अब आती है हमारी लास्ट वस्तुएं यानी पूंजीगत वस्तुएं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई बार यानी बार बार कई वर्षों तक इस्तेमाल किया जाता है। वो होती है पूंजीगत वस्तुएं जो उत्पादक उच्च मूल्य में खरीदते हैं। जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में दिखा रखा है कि इनका मूल्य उच्च होता है और कई वर्षों तक बार बार इस्तेमाल होती है। ये इनकी मुख्य पहचान है। तो जिसको हमें ध्यान में रखना है कि ये बार बार कई वर्षों तक इस्तेमाल होती है और इनका मूल्य उच्च होता है। ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं और इनका प्रयोग करने में इनका मूल्य ह्रास होता है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मूल्य ह्रास यानी, तो मूल्य ह्रास को इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब हम किसी मशीन या किसी पूंजीगत वस्तु को या मेनली मशीन ही इनको जब हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की टूट फूट या खराबी हो जाती है और जब हम उस खराबी को ठीक कराते हैं तो उसमें लागत भी लगती है। तो जो ये खराबी होती है बार बार इस्तेमाल करने से इसको मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये होती है हमारी पूंजीगत वस्तुएं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। वो है, पहला है कि क्या सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं होती हैं? सोचिए बताइए, क्या सभी मशीनें जो इस्तेमाल होती हैं एक अर्थव्यवस्था में, सभी मशीनें क्या सभी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं? तो इसका आंसर है नहीं, सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। अब इस पे डिपेंड करता है कि अंतिम उपयोगकर्ता है कौन। जैसे कि अगर कोई मशीन हम उत्पादन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पूंजीगत वस्तु होगी और अगर हम उसे किसी घर में या घरेलू इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं तो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक दर्जी सिलाई मशीन का इस्तेमाल करता है कपड़े सिलने के लिए,
तो वो उसकी पूंजीगत वस्तु है क्योंकि उससे उत्पादन कार्य हो रहा है। और अगर वही मशीन मेरे घर में है और मैं उसको ऐसे ही घरेलू कभी कभार अपने कपड़े सिलने के लिए कर लेती हूँ यूज, वरना वो पड़ी रहती है, तो वो मेरी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है, ना कि पूंजीगत वस्तु। आगे समझ में? सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा डाउट रहता है, वो है क्या सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं? क्या सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं? तो पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं बिल्कुल होती हैं, क्योंकि जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वो उत्पादन में ही इस्तेमाल होती हैं और कहीं इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं होती हैं? अब क्या हमें पता है कि उत्पादन में कौन कौन सी वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं? तो मुख्यतः उत्पादन में 2 प्रकार की वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं। एक होती है कच्चा माल और दूसरी होती है स्थिर परिसंपत्तियां। तो कच्चा माल में आता है, जैसे कि मैं कुर्सी का एग्जांपल दिया था कि कच्चे माल में कुर्सी बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए होगी, इसके अलावा हमें मशीनें चाहिए होंगी जो कि स्थिर परिसंपत्तियों में आएंगी। तो जो उत्पादक वस्तुओं में है वो तो दोनों आ गई, कच्चे माल के रूप में लकड़ी भी उत्पादक वस्तु है और मशीन भी उत्पादक वस्तु है। तो क्या जो लकड़ी हम यूज कर रहे हैं वो पूंजीगत वस्तु है? क्या वो लंबे टाइम तक चल रही है? क्या उसका मूल्य उच्च है? क्या उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं कि लकड़ी को? बिल्कुल नहीं। हम उस लकड़ी को एक बार इस्तेमाल करते ही वो लकड़ी खत्म हो जाएगी, तो वो कहाँ की पूंजीगत वस्तु हो गई? ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया होगा अभी तक तो कि उत्पादक वस्तुएं, सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती हैं। केवल स्थिर परिसंपत्तियां जिसको हम लंबे समय तक बार बार इस्तेमाल करते हैं वही पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, जिनका मूल्य उच्च होता है और जो कई वर्षों तक इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में 5 क्वेश्चन आपको दूंगी और आपको उनके आंसर कमेंट करके फटाफट बताने हैं मुझे। तो ये रहे क्वेश्चंस। निम्नलिखित को मध्यवर्ती व अंतिम वस्तुओं में वर्गीकृत करें। पहला, एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई मशीन, एक परिवार द्वारा खरीदी गई कार, एक परिवार द्वारा खरीदा गया दूध, एक दुकान के उपयोग के लिए खरीदा गया एयर कंडीशनर और सोफा सेट बनाने के लिए बढ़ई द्वारा खरीदा गया कपड़ा। तो अब इंतजार किस चीज का है? फटाफट कर दो नीचे कमेंट, देखते हैं आपको कितना इसमें समझ में आया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।